अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम टाइप डी को कर रहे हैं। टाइप डी सबसे वो मुश्किल टाइप होती है। इसमें असल में होता क्या है, वो आपको दो इक्वेशंस को देता है। ठीक है। अब वो किस तरीके से को देता है यहाँ पे अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, वो बोल क्या रहा है। ठीक है। वो बोल रहा है द नाइट्रिक एसिड मेज इन स्टेज 3 कैन बी रिएक्टेड विद अमोनिया टू फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मेजर एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। किसका निकालना है हमें? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम निकालना है, यानी NO2 का ना। NO2 बिल्कुल स्टार्टिंग में है, फर्स्ट इक्वेशन के स्टार्टिंग में। ठीक है। टू मेक 40 टन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। और डाटा किसका दिया हुआ है? डाटा दिया हुआ है अमोनियम नाइट्रेट का, NH4NO3 का। अब देखो, एक उसने चीज जो पूछी है हमसे, NO2, जो NO2 पूछा है वो दूसरी इक्वेशन में, और NH4NO3 दूसरी इक्वेशन में, जिसका डाटा दिया गया है। तो दोनों में अगर मैं देखूं तो मुझे फील होगा कि भाई ये कंपैरिजन ही नहीं है कुछ, एक दूसरी इक्वेशन में और एक दूसरी इक्वेशन में। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपने IGCSE में नहीं पढ़े होंगे, एक ही क्वेश्चन आया है बहुत पहले ना, उसके अलावा एक दो क्वेश्चन ही आए हैं आज तक ना। ये है से। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे आपने करना क्या है। देखो, एक ऐसा कंपाउंड होगा जो दोनों इक्वेशंस में होगा, और जो NO2 और NH4NO3 को लिंक कर रहा होगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपके पास गौर करो तो वो कंपाउंड आपके पास वो पता है क्या है? वो कंपाउंड है आपके पास HNO3। HNO3 दोनों इक्वेशंस में। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले NH4NO3 की हेल्प से ये HNO3 का डाटा को निकालोगे। फिर HNO3 को कंपेयर करोगे किससे? NO2 से। ठीक है। आप क्या करोगे, पहले NH4NO3 की हेल्प से HNO3 का डाटा फाइंड आउट करोगे। ठीक है। फिर विद द हेल्प ऑफ HNO3 आप NO2 की जो भी चीज पूछी है वो फाइंड आउट करोगे। सही। उसने सिर्फ डाटा किसका दिया हुआ है? डाटा दिया हुआ है NH4NO3 का, यानी अमोनियम नाइट्रेट का। ठीक है। और हम ये HNO3 का डाटा क्यों को निकाल लें? क्योंकि HNO3 दोनों इक्वेशंस को लिंक कर रहा है। HNO3 दोनों इक्वेशंस में है। सही है। तो अब यहाँ पे तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने करना क्या है। ठीक है। आपने ये वॉल्यूम निकालना है किसका? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। डाटा किसका दिया हुआ है? नाइट्रोजन और अमोनियम और नाइट्रेट का। ठीक है। तो आप देखो, सबसे पहले क्या करोगे, अमोनियम और नाइट्रेट का के मोल्स निकालोगे। ठीक है। अमोनियम नाइट्रेट का क्या दिया हुआ है? उसने हमें मास दिया हुआ है 40 टन। ठीक है। लेकिन देखो, 40 टन आप वो पुट कर नहीं सकते वो मोल्स निकालने के लिए। ठीक है। वही वाला मेथड यूज होगा ना, पहले मोल्स आपने ये फाइंड आउट करने होंगे। देखो, बैटर तो पता है क्या होता है। सबसे पहले इक्वेशन नीचे ये कॉपी डाउन कर लो, HNO3। ठीक है। इज फॉर्मिंग NH4NO3। अब दिया हुआ क्या है उसने? NH4NO3 का वो डाटा दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 40 टन। ठीक है। उसने यहाँ पे मुझे कहा हुआ है कि भाई 1 टन जो है वो बराबर है, 1 टन बराबर है 1000 kg के। तो ग्राम यानी कि 1 टन बराबर है, 1 टन इज इक्वल्स टू 10 की पावर 3 वो केजी, 1000 kg है ना। तो ग्राम में कितना होगा? 10 की पावर 6 ग्राम। सही। तो अब मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, 40 × 10 की पावर 6 ग्राम। ग्राम में क्यों कन्वर्ट किया है? क्योंकि जब मैं वो मोल से निकालूंगा ना, तो मुझे जो MR है वो ग्राम में पुट करना होता है। ठीक है। ग्राम में होता है, तो मैं यहाँ पे मोल से निकालूंगा M/MR से। ठीक है। तो ये कितनी आ रही है वैल्यू मेरे पास? M कितना है? 40 × 10 की पावर 6। और इसका जो MR आ रहा है ना, वो 80 आ रहा है। ठीक है। NH4NO3 का। तो मेरे पास टोटल आंसर क्या आ रहा है? 5 × 10 की पावर 5 ये मोल्स किसके हैं? NH4NO3 के। ठीक है। अब आपने इस ये किसके मोल्स निकालने हैं? देखो यहाँ पर उसने आपको NH4NO3 का डाटा दिया हुआ था, आपने HNO3 के मोल निकालने थे ना। पहले आपने क्या किया? NH4NO3 के मोल्स फाइंड आउट करें। ठीक है। अब आप विद दी हेल्प ऑफ जो मोल्स है NH4NO3 के, आप
HNO3 के मोल ये फाइंड आउट करोगे, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लगेगा, रेशो मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। मैंने बहुत दफा आप लोगों को एक बात ये तो बताई है कि अगर रेशो सेम हो तो मोल्स भी सेम होते हैं। यहाँ पर रेशो क्या है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी क्या है, 1 है। तो दोनों के मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। वही HNO3 के भी मोल्स बन जाएंगे जो NH4NO3 के थे, यानी 5 × 10⁵ ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होगा, अब आपके पास HNO3 के वो मोल्स आ गए। अब आप क्या करोगे, ऊपर वाली इक्वेशन लिखोगे जो मेन NO2 की इक्वेशन है, क्योंकि चाहिए तो आपको NO2 ही है। ये पूरा काम किस लिए क्या किया है, ताकि मेरे पास HNO3 के वो मोल्स आ जाए। और जो ऊपर इक्वेशन है वो क्या है आपके पास, जो ऊपर इक्वेशन है 3NO2 प्लस H2O रिएक्टिंग विद H2O टू फॉर्म 2HNO3 प्लस NO, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इसके मोल्स हैं HNO3 के ना, कितने, 5 × 10⁵ तो आप सबसे पहले क्या करोगे, NO3 के मोल्स, ओ NO2 के मोल्स, ये कर लोगे फाइंड आउट। यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन है, सही है। यहाँ पर आपके पास HNO3 की वैल्यू है, आपने मोल्स वो निकालने किसके, NO2 के। देखो अब यहाँ पे तो रेशो मेथड अप्लाई होगा। रेशो मेथड क्यों अप्लाई होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये स्टेप 1 बोल दो, स्टेप 2 बोल दो। अब यहाँ पे रेशियो मेथड अप्लाई क्यों होगा, क्योंकि इनका जो रेशियो है ना, NO2 और HNO3 का, वो इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे रेशियो मेथड हमें अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं, NO2 रेशियो HNO3। NO2 मेरे पास है 3, HNO2 है, HNO3 है 2। तो जब HNO3 5 × 10⁵ मोल होगा तो बताओ NO2 कितना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है, मोल्स आ रहे हैं NO2 के 7.5 × 10⁵ मोल, ठीक है। ये किसके मोल आ गए मेरे पास, NO2 के आ गए। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था, वॉल्यूम करना था, फाइंड आउट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सीधे इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लूंगा। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम वाला मोल्स का, N = V/VR। तो V इक्वल होगा N × VR के। तो N मेरे पास क्या है, 7.5 × 10⁵ और VR कितना है, VR है 24। तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.8 × 10⁵7 TM3। ये मेरा आंसर होगा, सही है। इस तरीके से करना है ये। अच्छा देखो उसके बाद की एक और क्वेश्चन आ रहा है। देखो ये कभी भी ना क्वेश्चन की लेंथ पे नहीं ये जाना कि क्वेश्चन कितना लेंथी है। अगर आप लेंथ के ऊपर जाओगे ना तो फिर ये प्रॉब्लम ही होती है, आपको लगता है कि शायद बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। ये जो हमने किया ये उससे भी वो कहीं ज्यादा आसान क्वेश्चन है। वो बोले स्टूडेंट इज provided with a sample of hydrated copper sulfate CuSO4.X H2O and is asked to determine the value of X. The student dissolve a sample of hydrated copper sulfate in water and adds into an excess of aqueous potassium iodide to make the total volume of the solution 250 cm cube ना। ये टोटल वॉल्यूम का सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया 250 cm क्यूब। आपके पास इक्वेशन क्या है जो उसने बोली हुई है पोटेशियम आयोडाइड की, ये भी ठीक है, जिसमें आप कॉपर सल्फेट ऐड कर रहे हो। तो उसके बाद वो आपसे क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ आयोडीन प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन इज फाउंड बाय टाइट्रेटिंग द सैंपल ऑफ दिस सॉल्यूशन विद द सोडियम थायोसल्फेट। यानी कि जो अमाउंट है आपके पास आयोडीन का ना, उसने आपको बोल दिया था ना कि ऊपर आयोडीन एक्सिस में है, ठीक है। तो जो अमाउंट है आयोडीन का वो आप वो कैसे करोगे फाइंड आउट, सोडियम थायोसल्फेट से वो करके, टाइट्रेट करके, ठीक है। तो क्या है, 25 cm³ ऑफ आयोडीन कंटेनिंग सॉल्यूशन रिक्वायर्स 20 cm³ ऑफ 1.1 मोल पर DM³ ऑफ सोडियम सोडियम थायोसल्फेट। जो आपके पास टोटल सॉल्यूशन बनाया था ना आपने 250 cm³ का, उससे आपने क्या लिया, 25 cm³ सॉल्यूशन अलग तो ले लिया है, ठीक है। और उस सॉल्यूशन को आपने टाइट्रेट कर रहे हो किससे, सोडियम थायोसल्फेट के सॉल्यूशन से, ठीक है। सोडियम थायोसल्फेट कितना लिया है आपने, 20 cm³ लिया है। और वॉल्यूम लिए कंसंट्रेशन लिए 0.1 मोल पर DM³। अब वो यहाँ पे बोला है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल ऑफ कॉपर सल्फेट प्रेजेंट इन ओरिजिनल सैंपल ऑफ द हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट।
अब वो बोल रहा है कि बताओ कि मेरे पास कॉपर सल्फेट के मोल कितने ओरिजिनल वो सॉल्यूशन में। देखो वही सेम चीज है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। यहाँ पर क्या किया उसने, मुझे सोडियम थायोसल्फेट का पोटैटा दे दिया है, ठीक है। और पूछा क्या है, कॉपर सल्फेट का मोल्स पूछ लिए। कॉपर सल्फेट पूछ लिया ना उसने मुझसे, ठीक है। यानी कि एक इक्वेशन की एक चीज दे दी, दूसरी इक्वेशन की एक चीज पूछ ली, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को वो मसला होता है, लेकिन मैंने को क्या बताया, आप देखोगे कि कौन सा कंपाउंड वो लिंक कर रहा है। तो यहाँ पे जो चीज लिंक कर रही है ना, वो है आयोडीन। आयोडीन दोनों में से है, सही है। आयोडीन वो दोनों में आ रहा है। तो आप क्या करोगे, पहले सोडियम पोथायोसल्फेट से आयोडीन के मोल्स फाइंड आउट करोगे, सही। तो अपनी आसानी के लिए एग्जामिनर को तो ये कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी आसानी के लिए अगर आप चाहो तो ये इक्वेशन को लिख लो। मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाए, ठीक है। ये मैंने इक्वेशन दोबारा नोट डाउन कर ली, ठीक है, आपको से समझाने के लिए। अब उसने मुझे दिया हुआ क्या है, उसने मुझे सोडियम थायोसल्फेट का दिया हुआ है वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 20 cm क्यूब, यानी कि 0.02 DM क्यूब। मैंने इसको 1000 से को डिवाइड करके 0.02 को DM क्यूब कर लिया, क्योंकि CM क्यूब था ना, CM क्यूब और एक DM क्यूब बराबर होता है 1000 CM क्यूब के। तो अगर मुझे CM क्यूब से DM क्यूब में लाना है तो मुझे 1000 से ये डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोल पर DM क्यूब, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले इसके मोल्स करूंगा फाइंड आउट, सोडियम थायोसल्फेट के। क्या तो क्या चाहेंगे, N/C भी, क्योंकि C बराबर होता है N/V के। तो सी ये बराबर होता है, ये एन डिवाइड बाई वी के ना। तो एन को बराबर होंगे C/V के, ठीक है। तो सी आपके पास कितना है, 0.1। वी कितना है, 0.02। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे, ठीक है। आपके पास NS2O3 माइनस के मोल्स कितने आ रहे हैं, 0.002 मोल्स, सही है। ये मोल्स आ रहे हैं इसके, ठीक है आपके पास। अच्छा अब देखो, क्या रेशियो मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। यस, रेशियो मेथड यहाँ पे अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप मोल्स देखो ना इन दोनों के, तो मोल्स इन दोनों के इक्वल नहीं है। आयोडीन के 1 है और SO3 के 2 मोल्स है, तो मोल्स तो इक्वल नहीं है, तो हमें रेशियो मेथड अप्लाई तो करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे और ये कंपेयर करा देंगे किसको, I2 को और S2O3 को, सही है। ये हम क्या करेंगे, कंपेयर करा देंगे I2 को और S2O3 टू वो माइनस को। अब यहाँ पे I कितना है, 1 है। I का रेशियो 1 है ना, और S2O3 का रेशियो क्या है, 2, सही। जब S2O3 0.022 है तो बताओ I कितना होगा, सही। तो मेरे पास यहाँ पे मोल्स आ गए I के, Ni2 कितने आ गए, 0.001 मोल। 0.001 मोल इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरे जो मैंने ये वाली इक्वेशन, इसका काम तो मेरा पूरा हो गया। अब मैं सेकंड इक्वेशन लिखूंगा, क्योंकि मुझे अब क्या करना है, हाइड्रोजन को लिंक करना है कॉपर सल्फेट से, ठीक है। कॉपर सल्फेट, 2 कॉपर सल्फेट प्लस 4 पोटेशियम आयोडाइड गिव्स 2 कॉपर आयोडाइड प्लस I2 प्लस पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, मुझे उसने सीधा आयोडीन के मोल्स दिए। आयोडीन के मोल्स कितने हैं, 0.001, ठीक है। और इसके मोल्स कितने हैं, इसके मोल्स तो मैंने निकालने हैं, उसमें खुद क्या है ना, मोल्स निकालने हैं। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स, कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट प्रेजेंट, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, सही है, वो मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये वो कैसे आएगा, मैं इस पे उसी तरीके से रेशो को लगा दूंगा दोबारा से, ठीक है। कॉपर सल्फेट और इसका रेशो क्या है, अब यहाँ पे एक जो चक्कर है वो बताता हूँ, ठीक है। आयोडीन, कॉपर सल्फेट 2 है, आयोडीन 1 है। तो जब आयोडीन 0.001 होगा तो कॉपर सल्फेट कितना होगा, एक्स, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट के मोल्स कितने आ गए, 0.002। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, ये आए हैं 25 cm क्यूब के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने 25 cm क्यूब जो है वो लेके टाइट्रेट कर दिया था ना, ये 250 cm क्यूब के थोड़ी है, क्योंकि मैंने 25 cm क्यूब जो है वो
तो सॉल्यूशन जिसमें ये हायोडीन था, वो मैंने ये टाइट्रेट किया था। जो सेकंड इक्वेशन से मैंने मोल्स निकाले वो 25 cm³ के वो निकाले। तो जो मैंने कॉपर सल्फेट को निकाला वो भी 25 cm³ का ही होगा ना। ये तो किसका 25 cm³ का है, ये 250 cm³ का नहीं है। तो मुझे अब क्या करना है, इसको ये कन्वर्ट करना है। ये स्टेप 3 था, अब स्टेप 4 में वो कन्वर्ट करना है 250 cm³ के 250 cm³ के लिए। जब 25 cm³ मेरे पास वॉल्यूम था तो मोल्स से 0.002। तो जब 250 cm³ होगा तो बताओ मोल्स कितने होंगे। तो मोल्स मेरे पास ये कितने आ गए फाइनल, 0.02 मोल्स। अच्छा अब देखो, यहाँ पे एक बात वो नोट करोगे आप। अब एक चीज आपको को समझाता हूँ। ठीक है, पहले से नहीं वो बोली क्या चाहिए, खिच पिच ना हो जाए, आपको समझ में ना आए। ये तो आपने वो नॉर्मल वो सॉल्यूशन कर दिया ना, आपने इसी तरीके से करना है। अब एक शॉर्टकट अगर आपको इसकी अच्छी जो मैंने बताया, ये प्रैक्टिस हो, अगर आप कर लो इस टाइप की ना, ये प्रैक्टिस अच्छी कर लो ना, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने 1 2 3 4 लिखा है ना, ये स्टेप्स है, ठीक है। इसलिए मैंने इनके ऊपर ये नंबर लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है 1 ना, तो 1 में मैंने सबसे पहले क्या किया है, मोल्स निकाले हैं S4O6, सॉरी इसके S2O3 2 - के, ठीक है। फिर उसके वो बाद इसके मोल्स को निकालने के बाद स्टेप 2 में मैंने हायोडीन के मोल्स को निकाले। फिर स्टेप 3 में मैंने कॉपर सल्फेट के मोल्स निकाले, लेकिन 25 cm³ के लिए निकाले। फिर स्टेप 4 में मैंने 250 cm³ के लिए फाइंड आउट करे। अच्छा देखो, यहाँ पर आप एक चीज नोट करो, जो मोल कॉपर सल्फेट के आ रहे हैं ना, वही मोल्स मेरे पास सबसे पहले थायोस सल्फेट के भी आ रहे थे। तो ये ऐसा क्यों है, तो हमने इतना बड़ा कुछ झंझट क्यों किया है, क्यों हाइड्रोजन के मोल्स ये फाइंड आउट क्यों किया। देखो, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो दोनों तरफ जो हाइड्रोजन के मोल्स है ना वो सेम है। यहाँ पर भी आयोडीन के मोल्स कितने 1, यहाँ पे भी आयोडीन के मोल्स कितने 1। दोनों तरफ आयोडीन के मोल्स सेम है, ठीक है। तो अगर आप चाहो, अगर जैसे कि आयोडीन इनको पुल्लिंग कर रहा है और आयोडीन के मोल्स ऊपर और नीचे इक्वेशन में जो चीज जो भी ये कंपोनेंट वो लिंक कर रहा है, अगर उसके मोल सेम हो, तो आप सीधा सीधा सोडियम पोथायोसल्फेट को कॉपर सल्फेट से लिंक कर सकते थे। यानी आप सीधा इसको जो है वो लिंक, जो आपके पास पोथायोसल्फेट है उसको आप कॉपर सल्फेट से लिंक को कर सकते थे यहाँ पे सीधा ना। रीजन क्या था, क्योंकि हायोडीन के मोल सेम है। लेकिन ये बात मैंने क्यों मतलब पूरी को बताई, क्योंकि देखो इतनी ज्यादा वो ट्रिक्स अगर दिमाग में ये रखोगे ना, तो मतलब मुश्किल हो जाती है ना। बेहतर क्या है कि पूरा ये प्रोसीजर करो ताकि गलती के चांसेस वो ना हो, ठीक है। पूरा प्रोसीजर करना ज्यादा तो बेहतर होता है, ठीक है। फिर ट्रिक्स तो मतलब ये होती है कि आपने बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिस कर ली है ना, बहुत अच्छा आपको आता है। आप अगर आपको हो लेवल से मोल्स ये बहुत अच्छे आते हैं, जैसे जब मैं को कराता हूँ ये हो लेवल मोल्स, तो मैं काफी ज्यादा ये प्रैक्टिस को कराता हूँ ना। तकरीबन 10 क्लासेस तो मैं मोल्स के ऊपर लेता ही हूँ, सही है, हो लेवल्स में। वो रीजन फिर ये होता है कि वो आपके हेटू तक को काम आता है, सही है। अगर आपकी ये प्रैक्टिस अच्छी है मोल्स की, अगर हो लेवल से बेस स्ट्रांग है, तो वो फिर तो आप वो ट्रिक जो है ये मतलब पकड़ लोगे, ठीक है। अगर पीछे से बेस स्ट्रांग नहीं है तो फिर ये ऐसी ट्रिक्स ये पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। अगर पीछे से बेस स्ट्रांग नहीं है मोल्स की, तो फिर ये पूरा ही सॉल्यूशन करो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन को फिर से आ गया, हमने अभी ये ऊपर यही किया था, सबसे वो पहला क्वेश्चन यही किया था, गलती से ये दोबारा वो टाइप हो गया, ठीक है। इनका सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन जो है ना, इनको करेक्टराइज करना बड़ा मुश्किल होता है। बड़े अरसे बाद मुझसे कोई क्वेश्चन है वो रिपीट होता है, तो ट्रिक्स भी बच्चे के जहन में नहीं हो रहती। अगर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा हो तो ट्रिक्स दिमाग में तो बैठ भी जाए। जब क्वेश्चन रिपीट ही जो है ना 10 साल के तो बाद हो रहा है, तो कौन सी ट्रिक जो है वो दिमाग में रहेंगी। अच्छा देखो, अब वो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन क्या दे रहा है। 6.3 ग्राम sample of hydrated ethane dioic acid was dissolved in water and the solution made up to 250 cm³। अब उसने मुझे क्या दिया है, इसका मास दिया हुआ है 6 for 30 ग्राम, और एट द सेम टाइम उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है 250 cm³। अब वो बोल रहा है 25 cm³ सैंपल ऑफ दिस सॉल्यूशन वाज एसिडिफाइड, यानी कि जो 250 cm³ था उससे हमने 25 cm³ जो है वॉल्यूम अलग कर लिया, और उसको क्या किया, टाइट्रेट कर दिया, एसिडिफाइड करके, नहीं एसिड मिक्स करके ये टाइट्रेट कर दिया
0.1 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ पोटेशियम मैग्नेट से। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट की क्या क्या कंसंट्रेशन दे दी है। 20 cm क्यूब ऑफ पोटेशियम मैग्नेट सॉल्यूशन वाज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट फुली विद इथेन डाइहोइक एसिड प्रेजेंट इन अ सैंपल। और उसने क्या किया है, मुझे वॉल्यूम भी दे दिया है पोटेशियम मैग्नेट का। अब वो बोले द मैग्नेट आयंस in the potassium magnate oxidizes the ethane dihoic acid. Explain in terms of electron transfer the meaning of the term oxidized in sentence above। देखो ऑक्सीडाइज का मतलब है इलेक्ट्रॉन लूज करना। अब वो बोल रहा है कि द हेमनोफोर आयंस इन द पोटेशियम मैग्नेट ऑक्सीडाइजेस द इथेन डाइहोइट आयन। अब इसका वो पता है क्या मतलब है, कि उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो खुद क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। रिड्यूस का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जो मेरे पास यहाँ पे जो इथेन डाइहोइट आयंस है, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देंगे। ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट क्या कर रहा है, इनको ऑक्सीडाइज कर रहा है ना। पोटेशियम मैग्नेट क्या कर रहा है, इनको ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो हिट मीन्स के ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। और पोटेशियम मैग्नेट जो है, अगर इनको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो क्या लिखेंगे, इथेन डायोइड, इथेन डायोइड आयन विल लूज इलेक्ट्रॉन। अच्छा देखो, उसके वो बात क्या बोले, कंप्लीट एंड बैलेंस द हाइनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मैग्नेट टू एंड दिस। अब ये ट्रेडॉक्स का है, ये मैं अभी आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ ये फुलफिल कर रहा हूँ कि यहाँ पे क्या क्या आएगा, क्योंकि फिर इसमें सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत टाइम तो लग जाता है। अच्छा देखो, फिर यहाँ पे हमारे पास मेन क्वेश्चन क्या है, वो बोले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नेट यूज इन द टाइट्रेशन। देखो यहाँ पे उसमें दोनों चीजें दी हुई है, इनकी कंसंट्रेशन भी दी हुई है मैग्नेट आइंस की, और इसी तरीके से इनका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1, और वॉल्यूम कितना है, 20 cm क्यूब। सही है, तो एन इज इक्वल्स टू सी वी होता है। ठीक है, कंसंट्रेशन है 0.1 और वॉल्यूम है 20 cm क्यूब, तो मुझे 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सही, तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 0.002 मोल। सही। फिर उसके वो बात बोल रहा है, यूज द इक्वेशन, use the equation in A2 and your answer to B1 to calculate the number of moles of C2O4 present in 25 cm cube of the solution used। सेम इज रेशियो मेथड से आप मोल्स फाइंड आउट कर लोगे। रेशियो मेथड कैसे को लगाएंगे, C2O4 माइनस के मोल्स कितने, 5, MnO4 के मोल्स कितने, 2। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। MnO4 2 है, C2O4 5 है। तो जब C2O4 माइनस 0.002, सॉरी, MnO4 मेरे पास कितना था, 2 था, और C2O4 - 2 कितना था, 5 था। तो जब MnO4 MnO4 माइनस मेरे पास 0.002 होगा, तो बताओ C2O4 - 2 कितना होगा। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.005 मोल। ठीक है, ये वो किसके आ गए, C2O4 - 2 के आ गए। फिर वो बोले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2C2O4 X इन 6.3 ग्राम ऑफ कंपाउंड। सही है। अच्छा देखो, इसमें उसने हमें ऐसा तो लगेगा कि कोई वो नया क्वेश्चन है, भाई वो कुछ भी नहीं है। जो मोल्स हमने C2O4O- के मोल्स लिए थे ना, वो ओरिजिनल सॉल्यूशन से ही लिए थे। इसका वो मतलब ये कि यानी हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन से 25 cm क्यूब लिया था सैंपल। तो ये जो हमारे पास ये वाला सैंपल था ना, H2C2O4 X H2O, इसका जो ओरिजिनल सैंपल था उसका टोटल वॉल्यूम था 250 cm क्यूब। हमने क्या किया था, इस 250 cm क्यूब में से 25 cm क्यूब लिया था और नीचे रिएक्शन करवा दिया था। अब वो बोले कि बताओ ओरिजिनल में कितने मोल्स होंगे। तो ओरिजिनल में मोल्स कितने हैं, ये जो हमने निकाला है, ये हमने 25 cm क्यूब के लिए वो निकाला है। तो अब इन शॉर्ट वो ये पूछ रहा है कि बताओ 250 cm क्यूब में कितने होंगे, क्योंकि जो ओरिजिनल का वो मास है वो इतना था, मास इतना था, और वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम था 250 cm क्यूब। तो अब वो हमें ये मास देके ये बात पूछ रहा है कि बताओ
250 cm³ में कितना मोल होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने निकाले ऊपर वो 25 cm³ के लिए निकाले हैं, ठीक है। दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, उसने यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए आपको वॉल्यूम नहीं दिया, यहाँ पे मास दे दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2C2O4 in 6.3 ग्राम ऑफ कंपाउंड। यानी उससे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे आपको वो मास दे दिया है, लेकिन भाई जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है जब उसका मास 6.3 ग्राम है तो उसका वॉल्यूम को कितना था, 250 cm³ था, यहाँ पे वो मेंशन है। सही है, वॉल्यूम कितना था, 250 cm³ था, ठीक है। तो और हमने क्या किया था, 250 cm³ में से 20 cm³ अलग को निकाला था, और उसको ये टाइट्रेट कर दिया था पोटेशियम को मैग्नेट से। सही। तो अब हमने जो यहाँ पे वो मोल्स निकाले अभी ये पार्ट 2 में, वो हमने मोल्स निकाले फॉर 250 cm³। जो हमने मोल्स निकाले ना, ये हमने को निकाले फॉर 25 cm³, 250 cm³ के लिए नहीं, for निकाले। अब वो बोले है कि 250 cm³ के लिए मोल्स फाइंड आउट करें, वो बताओ। तो देखो यहाँ पे जब हमारे पास 25 cm³ वॉल्यूम था तो मोल्स कितने थे, 0.005। तो जब 250 cm³ मेरे पास वॉल्यूम होगा तो मोल्स कितने होंगे, 0.40 एक्स का, तो मैंने आंसर को लिख दिया ना, एक्स कर दो क्योंकि आंसर पता चल रहा है ना, ठीक है। ये क्या होगा, तो सिंपल इज दैट मोल्स कितने हो जाएंगे मेरे पास इसके, 0.05। और ये वो किसके हैं, ये है फॉर 250 cm। सही। उसके बाद बोले कैलकुलेट द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ H2C2, कैलकुलेट रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ H2C2O4 XH2O। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बोल कर रहा है कैलकुलेट द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ H2C2O4 XH2O। इसका मुझे वो मास दिया, मास मेरे पास है, ठीक है, तो वही फार्मूला अप्लाई होगा, N = M और एम आर। क्योंकि मुझे एम आर निकालना है तो एम आर जो है वो एन से एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक। मास कितना है, 6.30, एन कितने जो अभी निकाले हैं 0.05। तो यहाँ पे वो मेरे पास आंसर आ रहा है 126 ग्राम। अब वो बोले द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस, द रिलेटिव फार्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस इथेन डाइओइक एसिड इज 190, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो जो टोटल का हेमार था वो कितना था, 126, ठीक है। और जो खाली H2CO4 का है वो कितना है, वो 90। तो मैं टोटल में से वो 90 को माइनस करूंगा ना तो मेरे पास H2O का आ जाएगा, ठीक है, जो कि आ रहा है 36। सी, देखो मुझे जो यहाँ पे हेमार निकाले वो मैंने टोटल का निकाला है ना, 126। इससे मैं जब खाली H2C2O4 का 90 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास खाली XH2O का आ जाएगा, ठीक है। तो वो मेरे पास आ गया 36 ग्राम। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा H2O के हेमार से, वो कितना होता है 18। तो मेरे पास एक्स आ जाएगा, एक्स को कितना आ रहा है, 2। सही। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसी तरीके से अब एक और वो क्वेश्चन है। अब ये जरा क्वेश्चन जो है ना थोड़े ये डिफिकल्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको तीन तीन इक्वेशन को दिख रही है ना। अब बोले चिली सॉल्ट वाटर इज अ मिनरल फाउंड इन चिली एंड पेरू, एंड विच मेनली कंसिस्ट ऑफ सोडियम नाइट्रेट NaNO3। जिसमें सिर्फ सोडियम जो मेनली उसमें कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है, NaNO3 होता है। द मिनरल इज purified to concentrate NaNO3 which is used as a fertilizer। जो हमारा मिनरल है एंड इन सम फाइबर, यानी जो हमारा मिनरल है उनको उसको हम ये प्योरीफाई कर लेते हैं, ठीक है? यानी कि उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो सब हम निकाल देते हैं। जो सारी इम्प्योरिटीज हम उसमें से निकाल देते हैं तो हमारे पास सिर्फ क्या आपको बच जाता है, NaNO3, ठीक है। अब वो बोला इन ऑर्डर टू फाइंड द प्योरिटी ऑफ द सैंपल, अगर हमें ये प्योरिटी निकालनी है सैंपल की ना, इन ऑर्डर टू फाइंड द प्योरिटी ऑफ द सैंपल of sodium nitrate, the compound is heated in NaOH aqueous with tabulatus alloy which contains aluminum. So yeah, this reduces the sodium nitrate which boils off and then dissolve in acid।
हम क्या कर रहे हैं, NaNO3 को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं NaOH में, और उसमें क्या है, एल्युमिनियम भी है, सही। The ammonia gas produced is then dissolved in excess of H2SO4 of known concentration। जो अमोनिया गैस निकली है यहाँ पे ना, उसको हम क्या करते हैं, नोन कंसंट्रेशन की H2SO4 में डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। फिर वो बोले the amount of unreacted H2SO4 is then determined by the back titration with NaOH of a known concentration। अब जो H2SO4 का अमाउंट यहाँ पे बच गया, हमने पहले बोल दिया था ना ये हेक्सिस में H2SO4 है। अब जो H2SO4 का अमाउंट वो बच गया ना, उसको हम टाइट्रेट करते हैं NaOH से ना, तो हमारे पास H2SO4 का अमाउंट आ जाएगा। यानी कि हम जो H2SO4 जो NaOH के मोल्स को रिएक्ट कर रहे हैं वही किसके होंगे, H2SO4 के होंगे, ठीक है। अब देखो वो क्या बोल रहे हैं। अब यहाँ पे पूरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो उसने बस एक हमें कहानियां सुनाई हुई थी, अब असल क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। अब 1.64 ग्राम सैंपल ऑफ impure NaNO3 was reacted with the excess of Tevarda's alloy। The NH3 produced was dissolved in 25 cm cube of 1 mole, 25 cm cube of 1 mole per dm cube of H2SO4। अब देखो यहाँ पे उसने इसका मुझे वॉल्यूम दे दिया। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 25 cm क्यूब H2SO4 का। और कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 1 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है। ये किसकी है, H2SO4 की। फिर उसके बाद बोला है व्हेन ऑल द NH3 हैड डिसॉल्व, द रिजल्टिंग सॉल्यूशन वाज titrated with NaOH for neutralization। 16.2 cm cube of 2 mole per dm cube of NaOH was required, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ क्या रहा है, वो बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 25 cm क्यूब ऑफ मोल 1 मोल पर डीएम क्यूब। अब तो सब चीजें मुझे दी हुई है, तो n इंटू सी वी करके, सी मेरे पास कितना है 1, n है, वी है मेरे पास 25 cm क्यूब, तो यानी 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.025 मोल। हमारे पास आंसर आ गया। ये क्या हो गया, ये हमारे पास मोल्स आ गए किसके, H2SO4 के, ठीक है। अब उसके बाद बोला है कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ NaOH that are present in 16.2 cm cube of 2 mole per dm cube of NaOH। कंसंट्रेशन कितनी है, 2। वॉल्यूम कितना है, 16.2 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि सीएम क्यूब मतलब डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है, 0.0324 मोल। सही है। ये आंसर को मैंने हाईलाइट कर दिया। अब बोला यूज योर आंसर टू टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ H2SO4 दैट रिएक्टेड विद 16.2 cm क्यूब ऑफ 2 मोल पर डीएम क्यूब ऑफ NaOH। देखो अब यहाँ पे मेरे पास है क्या, मेरी बात सुनो। वो यहाँ पे मुझसे बोल रहा है कि भाई मेरे पास यहाँ पे जो मैंने ऊपर H2SO4 के मोल्स निकाले हैं ना, वो मोल है जो मुझे यहाँ पे जो जिसमें मैंने NH3 डिसॉल्व करवाया था, ठीक है। ये टोटल मोल्स है। ये कितने मोल्स हैं, ये टोटल मोल्स है, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास NaOH के वो मोल्स आ रहे हैं, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि बताओ कितने मोल्स में जो है, वो बोल रहा है कितने मोल्स ने H2SO4 के साथ कितने H2SO4 ने आखिरी इक्वेशन में जो NH3 से बच गए थे, उन्होंने NaOH के साथ वो रिएक्शन किया है, सही। तो अब देखो ये तो काफी आसान है, काफी आसान के सेंस में। आप लोगों को याद होगा हम एक्सिस और लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करते थे, तो हम किस तरीके से वो करते थे, वो याद है आपको। अगर नहीं याद तो उसके सिवा आप वो मोल्स निकाल लो। मोल्स किस तरीके से वो निकालोगे, रेशो मेथड से। रेशो क्या है यहाँ पे, वो लगेगा H2SO4 .NaOH। तो यहाँ पे आपका वो मोल्स आ जाएंगे H2SO4 के जो NaOH से रिएक्शन कर रहे होंगे। NaOH और H2SO4 का वो रेशो क्या है, NaOH 2 है, तो H2SO4 क्या है, 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1:2 का रेशो है। तो जब NaOH यहाँ पे 0.0324 होगा,
तो बताओ H2SO4 कितना होगा। तो यहाँ पे H2SO4 के मेरे पास क्या आ गए, मोल्स आ गए जो रिएक्ट कर रहे हैं NOH से, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गए 0.0162 मोल। ये क्या आ गए, ये वो मोल्स हैं H2SO4 के जो रिएक्ट कर रहे हैं NOH से, रिएक्टेड विथ NOH, ठीक है। और टोटल मोल्स वो मेरे पास कितने हैं वो बता रहा है, ये H2SO4 टोटल है, ठीक है। अब मेरे पास टोटल मोल्स भी आ गए और वो वाले मोल्स भी आ गए जो NOH को रिएक्ट कर रहे हैं। अब वो क्या बोल रहा है, यूज योर आंसर 2 1 and 3 टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ H2SO4 दैट रिएक्टेड विद NH3। अब देखो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान पार्ट है। देखो दोबारा से अगर मैं ये पीछे लेके जाऊँ ना, तो H2SO4 था जो रिएक्ट कर रहा था HNO3, तो उसने बोल दिया था भाई H2SO4 क्या है एक्सिस में। तो जो टोटल H2SO4 मैंने स्टार्टिंग में दिया था वो था 0.025 मोल, ठीक है। इस 0.025 में से कुछ ने NH3 के साथ रिएक्ट किया, और फिर जो बच गया ये इस 0.025 में से, उसने फिर यहाँ पे इस NOH के साथ रिएक्शन किया। उसने क्या किया है, इस NOH के साथ जो है वो रिएक्शन किया है, सही है। अब यहाँ पर हमने इस जितने ये है ने H2SO4 के मोल्स ने NOH के साथ रिएक्शन किया था वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और टोटल मोल्स भी आ गए हमारे पास 0.205। तो NH3 के साथ कितनों ने किया होगा रिएक्शन हम इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0.025 माइनस 0.0162, ठीक है। ये ये क्या है हमारे पास टोटल है। ये क्या है जिन्होंने रिएक्ट किया है किसके साथ, NOH के साथ, सही है। तो रिएक्ट जो NOH के साथ किया वो उन्होंने ही किया है जो NH3 से वो बच गए थे, ठीक है। तो जब हम टोटल को उनके साथ वो जब हम ये टोटल मोल्स को उन मोल से माइनस कर देंगे जो जिन्होंने NOH के साथ रिएक्शन किया था, तो मेरे पास कौन से दो मोल्स आ जाएंगे, जिन्होंने H2SO4 के साथ, जिन्होंने NH3 के साथ रिएक्शन किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास मोल्स आ रहे हैं 0.0088 मोल। तो 0.0088 मोल ऑफ H2SO4 ने क्या किया, NH3 के साथ रिएक्ट किया, रिएक्ट्स विद NH3, सही है। अगर वो नहीं तो समझ आया तो आप बता देना, ठीक है। फिर वो बोले यूज और आंसर टू 4 टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ NH3 दैट रिएक्टेड विद H2SO4। अब वो बोले कि कितनों ने H2SO4 के साथ, कितने NH3 ने H2SO4 के साथ रिएक्शन किया, तो ये तो आप मोल रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर ये वो नहीं वो समझ आया तो बार आपको समझा देता हूँ, देखिए क्योंकि इसमें मैंने देखा बच्चों को बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि IGCSE और ये हो लेवल्स में इसकी ये प्रैक्टिस आप लोग की मतलब मेजोरिटी की जो है वो कमजोर होती है ना, तो फिर आपको आगे करने में मुश्किल होता है। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल मोल से 0.025, ठीक है। टोटल मोल से 0.025, उसमें से जो रिएक्शन किया था ना NH3 के साथ, सही है, उसमें से जो जो बच गए थे उन्होंने फिर क्या किया है, NOH के साथ रिएक्शन किया, ठीक है। 0.025 मोल्स से उन्होंने रिएक्शन किया NH3 के साथ, लेकिन उसमें से कुछ मोल्स वो बच गए, तो जो मोल्स वो बच गए ना उन्होंने रिएक्शन किया NOH के साथ। तो यहाँ पर जो मैंने ये ग्रीन से शो किया हुआ है, ये वो मोल्स हैं जिन्होंने वो H2SO4 के मोल्स हैं जिन्होंने NOH के साथ रिएक्शन किया। तो टोटल मोल्स मेरे पास ये कितने थे, 0.025 H2SO4 के। NOH के साथ कितनों ने किया वो रिएक्शन, 0.0162 ने। तो बचे कितने हैं, जो वो बचे उन्होंने NH3 के साथ रिएक्शन किया होगा, सही। तो ये कितने आ गए, 0.0085, ठीक है। मैंने टोटल में से जो NOH के साथ जिन्होंने रिएक्शन किया उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब बोले यूजर आंसर टू 4 टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ NH3 दैट रिएक्टेड विद H2SO4। अब ये तो काफी आसान है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ मोलर रेशो देखूँ तो NH3 मेरे पास 2 है और H2SO4 क्या है मेरे पास 1 है। NH3 क्या है 2 और H2SO4 1 है। NH3 रेशो H2SO4, NH3 2 है, H2SO4 1 है। तो जब H2SO4 0.008 रिएक्ट कर रहे हैं तो बताओ NH3 के कितने होंगे। तो मोल्स ऑफ NH3 कितने आ जाएंगे मेरे पास, तो मेरे पास मोल्स ऑफ NH3 आ गए 0.0176 मोल, ठीक है। ये क्या आ गए, ये मेरे पास NH3 के मोल्स आ गए, ठीक है। अब वो मुझे क्या बोल रहा है,
अब वो मुझे बोल रहा है कि भाई यूज योर आंसर टू फाइव, इसके ये कितने सारे पार्ट हैं ये देख लो। यूज योर आंसर टू फाइव टू कैलकुलेट द अमाउंट इन मोल्स ऑफ NaNO3 दैट रिएक्टेड विद टिवाडास हलॉय। अब देखो मेरे पास, इसने मुझे NH3 के मोल्स को निकलवाए क्योंकि यहाँ पे NH3 और NO3 आपस में कंपेयर हो रहे हैं। सही है, ये NH3 और NO3 क्या हो रहे हैं, आपस में कंपेयर हो रहे हैं। समझ आ रही है? ये NaNO3 और ये NH3। अब मेरे पास यहाँ पे NH3 के मोल्स आए हुए हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पे एक बात को याद रखना, मैंने क्या बात को बताई थी कि अगर यहाँ पे मोलर रेशो सेम हो, दोनों का मोलर रेशो सेम है, NH वो थ्री भी थ्री है और NaNO वो थ्री के भी तीन मोल्स है, तो ये दोनों का मोलर रेशो क्या सेम है। तो अगर मोलर रेशो सेम हो तो दोनों के मोल्स भी सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो जो मोल्स यहाँ पे मेरे पास NH3 के हैं, वही मोल्स मेरे पास यहाँ पे NaNO वो थ्री के हो जाएंगे क्योंकि वो मोलर रेशो सेम आ रहा है। तो मोल्स ऑफ मोल्स ऑफ NH3 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NaNO3, क्योंकि रेशो सेम है, अभी मुझे बात को लिखने की जरूरत नहीं है। क्या होगा, 0.765। ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, हैज कैलकुलेट द मास ऑफ NaNO3। अगर भाई, अगर उसने मुझे मास पूछा है तो सही है, अब इसमें तो कुछ वो मसला ही नहीं है, N इज इक्वल टू एम ओवर एम आर होता है। तो M इक्वल हो जाएगा N इंटू एम आर के। N मुझे पता है 0.0176 है, MR NaNO3 का होता है 85। तो मेरे पास यहाँ पे मास आ जाएगा 1.496 ग्राम। ठीक है, अब देखो वो क्या बोल रहे हैं मुझे, use your answer to 7 to calculate the percentage by mass of NaNO3 present in the impure sample. Write the answer to the suitable number of significant figure। यानी कि मेरे पास जो टोटल सैंपल है उसमें NaNO3 कितना है। टोटल सैंपल का मास मुझे कितना दिया हुआ था, हम पीछे आते हैं, 1.64 ग्राम दिया हुआ है यहाँ पे ना। आपको ऊपर नजर आ रहा होगा 1.64 ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1.64 ग्राम मुझे दिया हुआ है, ये रहा। ये टोटल का मास, टोटल सैंपल का मास दिया हुआ है 1.64 ग्राम, ठीक है। और NaNO3 का 1.49 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1.496 को 1.64 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मेरे पास यहाँ पे प्योरिटी आ जाएगी 91.2%, ठीक है। अब इसका आखिरी पार्ट है, वो बोल रहा है द हबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ redox रिएक्शन। what are the oxidation number what are the oxidation number of nitrogen in NaNO3 and NH3। यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, सही है। तो देखो इसको इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। Na का होता है +1, नाइट्रोजन को बोलो x, ठीक है। और O3 का कितना होगा, 2 -2, तो ये हो गया माइनस, यानी 1 + x -6। ठीक है, इजिकल टू जीरो। जीरो मैंने इजिकल टू जीरो क्यों लिखा है, क्योंकि कंपाउंड जो है, कंपाउंड का ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर वो जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हेक्स आ जाएगा मेरे पास +5। तो उसके बाद मुझे बताओ NH3 में कितना होगा। H का कितना होता है, H 3 है ना, तो हो जाएगा +3। ठीक है, तो ये +x इजिकल टू जीरो, तो x का कितना हो गया, -3। तो यहाँ पर मेरे पास कितना है, एक नाइट्रोजन का एक जगह +5 है, दूसरी जगह -3। सही है?